मुश्किल नहीं जो तेरा साथ हो, कोई मुश्किल नहीं जो तेरा साथ हो। ऐ मेरे हमवतन, ऐ मेरी गुलज़मी, कोई मुश्किल नहीं। करो आगाज फिर से सफर का, मंजिल इश्क राहे कमर का। चाहे कितना भी हो अब कठिन ये सफर, मंजिलों से ये कह दो कि मैं आ गया। आगाज़ सफर। अस्सलाम वालेकुम। आगाज़ सफर के एक और सफर के साथ आपको खुशामदीद है। क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप रोड पर जा रहे होते हैं और खवातीन गाड़ी चला रही होती हैं तो वो दाएं बाएं देखने से गुरेज करती हैं, उनकी नजरें बिल्कुल सड़क के ऊपर रहती हैं। कभी आपने देखा किसी औरत को जब वो किसी बाजार में पब्लिक प्लेस में चलती हुई आ रही होती है तो वो अपनी नजरें बिल्कुल झुकाए हुए, चेहरे पे एक टेंशन, खिंची खिंची सी तबीयत के साथ चल रही होती। क्या वजह है कि हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं? इसलिए क्योंकि उनको डर होता है, खौफ होता है कि अगर उनकी नजर किसी से मिल जाएगी तो शायद वो शख्स, वो मर्द कोई बेहुदा इशारा ना कर दे, कोई बुरा जुमला ना कस दे। खवातीन के साथ ये सलूक, ये रवैया उनके घरों के अंदर महदूद करके रख देता है। वो माशरे में खुलकर पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। ये उनके करियर डेवलपमेंट में भी रुकावट पैदा करता है और खवातीन का लीडरशिप रोल में आने पे भी उनके लिए रुकावट पैदा करता है। इसलिए हम आज बात करेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर। क्या आप लोग जानते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होती है? ऑडियंस तो यहाँ पर मौजूद है, कोई आप में से जी भाई बोलिए, आप बताइए। सर, दो जेंडर्स के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अगेंस्ट फिजिकल फोर्सिबली इंटरेक्शन होता है, तो डिक्शनरी यही कहती है कि डेट्स सेक्सुअल हैरेसमेंट। और कोई इसके बारे में? जी बेसिकली हरासमेंट आप इसको कहेंगे कि ऐसा कोई भी एक्ट जो आपको विलिंगली खुद नहीं करना हो और आपको इस सिचुएशन में डाल दिया जाए कि आपके साथ इस तरह की कोई पेश आए कि आप उससे राज़ी नहीं हैं और आप उसके अंदर अनकंफर्टेबल हो, उस चीज़ को आप हरासमेंट कहेंगे। बहुत अच्छी बात। आइए अब एक नज़र डालते हैं पाकिस्तान में रिपोर्टेड सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो केसेस हैं। 2008 से 2012 तक का डेटा हमारे पास मौजूद है और ये हर 10 मिलियन की पॉपुलेशन के हवाले से है। इसमें आप दो लाइनें देख सकते हैं। डार्क ग्रीन जो है ये एक्चुअली रेप की, गैंग रेप की है, और लाइट ग्रीन लाइन जो है ये सेक्सुअल असॉल्ट की, कि 2008 2009 में ये बढ़ गई, 2010 2011 2012। ये रिपोर्टेड केसेस हैं। हमारे माशरे में आज भी मेजॉरिटी केसेस जो हैं वो रिपोर्ट नहीं किए जाते। ये समझना कि सेक्सुअल हैरेसमेंट या ये वाक़यात, गैंग रेप वगैरह, ये सिर्फ एक तबके की हद तक महदूद है, गरीब तबके की हद तक महदूद है, ये बात गलत है। हमारे माशरे में औरत होना ही काफ़ी है इन सारी चीज़ों का सामना करने के लिए। ज़ैनब एक मकामी एनजीओ में काम कर रही थी। जब उनकी नौकरी को 1 साल हो गया तो उनके ऑफिस के कुछ कुलीग्स उन्हें तरह तरह से तंग करने लगे। मैं जो ये एनजीओ के लिए चीज़ें बनाती थी फंड रेजिंग के लिए, वो काट कूट कर मेरे ऑफिस के पीछे 3 दिन रोज़ाना लंच के दौरान छोड़ रहे थे। फिर एक दिन अंदर घुसकर पानी उन्होंने फेंका था मेरे डेस्क पर और मेरे कॉलीग्स के डेस्क पर। आग लग गई थी मेरे ऑफिस में। फिर हरासमेंट का नेचर बिल्कुल बदल गया। मेरी कॉलीग और मुझे फ़ोन करना शुरू कर दिया था उन्होंने। मिस्ड कॉल दे रहे थे, टेक्स्ट मैसेजेस। मुझे वो लोग कहते थे कि आप मेरी मलका बन जाओ और आप ये पहनी हैं आज तो बहुत अच्छी लग रही हैं, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
मेरी कॉलीग को उन्होंने धमकियाँ देना शुरू कर दी थी। उनको उसका एग्जैक्ट एड्रेस भी मालूम था और वो कह रहे थे कि आप बाहर आएगी तो आपको बलात्कार होगा, हम आप ऐसे आपको छोड़ेंगे कि आपको से कोई शादी नहीं कर सकेगा। ज़ैनब ने अपने इदारे की मैनेजमेंट से हरासा किए जाने की शिकायत की, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार ज़ैनब को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं एक पोजीशन में हूँ जहाँ मैं अपनी जॉब बस बदल सकती हूँ जब भी मैं चाहूँ। मेरी जो कॉलीग जिसने कंप्लेन नहीं किया उसके पास ये ऑप्शन नहीं था, और ऐसी और भी औरतें हैं जिनके पास ये ऑप्शन नहीं है। आज जब मैं अपना कुर्ता पहन रही थी तो मैंने सोचा कि मुझे ऐसा नहीं दिखना चाहिए जैसे मैंने ये हरासमेंट को अट्रैक्ट की है। आई होप कि टीवी पर लोग नहीं समझेंगे कि ये मेरा कसूर है। ज़ैनब के पास ये ऑप्शन था कि वो इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन हमारे माशरे में ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जिनके पास ये ऑप्शन नहीं होता। मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ एज अ नर्स। 16-17 साल सर्विस मेरी हो गई है और आज तक कभी किसी ने इस तरह बदतमीज़ी मेरे साथ नहीं की जिस तरह की अब हुई है। एक ऐसा शख्स है 7वें-8वें स्केल का बंदा है, उसने बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ बदतमीज़ी की है और 2-2.5 साल से करता चला आ रहा है। हॉस्पिटल में गाहे बगाहे मेरी वार्ड में चक्कर लगाने, आगे पीछे फिरना, मुझे फ़ोन पे मैसेजेस भेजे जाते थे। उन मैसेजेस को मेरी ज़ुबान ज़ेब नहीं देती कि मैं इस तरह के ना अल्फाज बोल सकूं। धमकियाँ फजूल की देते रहना कि अगर आप ये काम नहीं करोगी आपको जॉब से फारिग करवा दूंगा, ट्रांसफ़र करवा दूंगा, मैं आपके घर वालों को तबाह कर दूंगा, मैं आपको मरवा डालूंगा, आपको मैंने थप्पड़ लगाने हैं, मैंने नहीं तो बाहर से औरतों को बुलवा के तुझे मरवाऊंगा। तो फिर खौफ तो आता ही है ना कि वो मेरे साथ या मेरे बच्चों के साथ, मेरी फैमिली के साथ कोई मिसहैप ना कर दे, कोई गलत काम ना कर दे। ये तो खौफ है, होता ही। ज़ैनब और आमना की कहानी सुनने के बाद, देखने के बाद एक बात तो तय है कि पाकिस्तान में ख़वातीन का ताल्लुक किसी भी तबके से हो, उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। लेंगे एक ब्रेक, मगर ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी खातून से जो इन तमाम मर्दों को सज़ा दिलवाएंगी। अगर आप एक खातून हैं जो किसी दफ्तर या किसी इदारे में काम कर रही हैं और आपके साथ इस तरह का शर्मनाक सलूक हुआ है और आप ये समझती हैं कि आप किसी से मदद हासिल नहीं कर सकती, किसी के पास नहीं जा सकती, तो आप गलत हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी खातून से जो आपकी मदद करने के लिए अपने दफ्तर में आपकी मुंतज़िर है। इस बात से शायद बहुत लोग वाकिफ ना हों कि सूबा पंजाब में एक ऐसा दफ्तर है जिसका वाहिद मकसद उन लोगों की मदद करना है जिनको मुलाजमत की जगह पर हरासा किया गया हो। ये दफ्तर खातून मुहतसिब पंजाब डॉक्टर मीरा फैलिबूस की सरबराही में काम करता है। I am the first woman ombudsperson that the Punjab has appointed. ये औरतों के, ख़ास तौर औरतों के लिए जो हरासमेंट के प्रॉब्लम्स हैं तो वो मेरे पास आ सकते हैं। लोगों को आगाही में ये कमी है कि कोई दफ्तर है जो कि उनकी मदद कर रहा है, और लोगों को आगाही में ये भी कमी है कि कोई कानून है जो उनकी मदद के लिए है। डॉक्टर मिया फैलबूस की इस एक्ट के तहत पावर्स एक जज की पावर्स हैं, जिसके तहत वो पूरा ही केस सुनेंगी, केस को रिव्यू करेंगी और केस पे एक डिसीजन देंगी। आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जाती। ये ऑफिस सारा काम आपके लिए करता है। हरासमेंट कई लोगों को पता ही नहीं कि हरासमेंट किस किस्म की हरासमेंट। ये है एक्ट, एन एक्ट टू मेक प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट। आदमियों को दे आर नॉट यूज्ड टू वुमेन वर्किंग विद देम। जो हरासा है वो पास वक्त टेक्स्ट मैसेजेस भेजता है, किसी कोई आदमी आपका हाथ पकड़ना चाहता है या कहते कि चलिए हमारे साथ आके डिनर खाएं, खाना खाएं, जी आफ्टर ऑफिस आवर्स हमें मिले तो हम आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ये सेक्सुअल हरासमेंट है। औरत को डिमीन करने के लिए,
औरत को एम्बैरस करने के लिए। औरतों को पता होना चाहिए कि इनके राइट्स क्या है और इनका हक क्या है, और हम यही चाहते हैं कि औरतें निकले अपने घरों से, जो काबिल है, जहाँ भी वो काम करनी चाहिए, इनको एक प्रोटेक्शन देनी चाहिए, होनी चाहिए। डॉक्टर मीरा, बीनिश अली, आप दोनों को खुशामदीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर हैं। बीनिश, ये बताइए कि आप लोग ये काम क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट एक इतना बड़ा इशू है फॉर मेन एंड वुमेन बोथ, और इसमें अगर मेरे काम से 2 या 3 लोगों को एक फोरम मिल जाता है जहाँ वो कंप्लेन ला सकते हैं और उनको आगाही मिल जाती है, मेरे नज़दीक मैंने अगर 2-3 लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क डाला है तो मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हुआ है। अच्छा, अभी आपने एक चीज़ बोली कि सेक्सुअल हरासमेंट मर्द और औरतों दोनों के लिए एक इशू है, इस पर ज़रा थोड़ा एलैबोरेट कीजिएगा, क्या मतलब आपका? इसमें ये है कि जब आप ये कानून पढ़ते हैं तो इसमें कानून ये कहता है कि जो कंप्लेनेंट है, जब वो कंप्लेंट जो है वो ऑफिस ऑफ द ओम्बड्सपर्सन के पास लेके आता है या वो अपने ही इदारे में लेके जाता है, तो वो कंप्लेंट जो है एक मर्द और एक औरत दोनों कर सकते हैं, क्योंकि दफ्तर में किसी को खदशा जिनसी तौर पर हो सकता है। ये एक चीज़ है जो हमें क्लियर करनी है और अवेयरनेस इस चीज़ की भी देनी है कि ये कानून दोनों को प्रोटेक्शन देगा। सिर्फ कानून की नज़र में तो सब वैसे ही बराबर है, ठीक है ना, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बिल्कुल, आइन के तहत। किस किस्म का फेयर होता है बीनिश खवातीन के पास, ऐसी शिकायत लाने से पहले उनको किस चीज़ का डर होता है? उनको यही डर होता है कि एक तो हम पब्लिक लेके जाएंगे, नाम बदनाम होगा, उसके बाद दूसरा डर ये होता है कि हम पब्लिक लेके जाएंगे, हमारी फैमिली की कितनी सपोर्ट होगी, मैरिड और अनमैरिड बोथ, बल्कि जो मैरिड होती हैं उनकी तो 2 फैमिलीज़ होती हैं, तो दोनों फैमिली से कितनी सपोर्ट होगी। उसके बाद सबसे पहले ये बात है कि जो भी अगेन मर्द या औरत जो भी ऐसी कंप्लेंट उठाता है जो कि पब्लिक नहीं है, जो कि एक आम बात नहीं है, उसको सबसे पहले रिटेलिएट करते हैं लोग। तो जब लोग उठाएंगे ना तो आपके ऑफिस से वो फिर और आपके ऊपर केसेस डालेंगे, वो आपके ऑफिस से उसको रोकने की कोशिश करेंगे, आपको फोर्स करेंगे आप छोड़ के चले जाएं, बातों बातों में कॉलीग से कहलवाएंगे, सीनियर से कहलवाएंगे, नहीं कैजुअल कि यार आप ये कैसे काम कर रहे हैं, आप छोड़ दें। ज़्यादती और जुल्म भी औरत के साथ हो रही है, और वो जब अपने हक के लिए शिकायत लेकर आए तो भी उसके साथ मजीद जुल्म और ज़्यादती होनी शुरू हो जाती है। कानून में ये है कि अगर एक शिकायत आती तो जो जहाँ वो ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी हो, हॉस्पिटल हो, बैंक, जो कुछ भी है, वो उनकी जिम्मेदारी है, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि खातून को प्रोटेक्ट किया जाए। आपके दफ्तर में और कोर्ट में क्या फ़र्क है और अथॉरिटी किस हद तक है? क्या आप किसी को जेल टाइम भी दे सकती हैं? बहुत सख्त हो तो ज़रूर आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे और उनको वो जेल होगी, मतलब वो उसको अपील किया जा सकता है? अपील किया जा सकता है। हमारे कोर्ट और गवर्नमेंट की लॉ ऑर्डर कोर्ट में बहुत फ़र्क है। हमारे बहुत सिंपल तरीक़ा से, ताकि जो खातून जिनके कोई सिंपल एप्लीकेशन ले आए या खुद ही आ जाएं और ख़ुद ही आके बता सकती हैं, उनको कोई पैसे नहीं लगते हैं। आपको क्या आने वाले दिनों में मर्दों के और माशरे के रवैये में तब्दीली नज़र आ रही है? आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारी जो लड़कियां अब निकल रही हैं वो काम करना चाह रही हैं, पढ़ के दे वांट टू डू समथिंग, कंट्रीब्यूट टू दैट, तो वो आगे आ रही हैं और वो बड़े कॉन्फिडेंस से आ रहे हैं। मगर और जब से ये लॉ बना हुआ है उनको कोई डर नहीं होनी चाहिए। मैं इतने कॉलेजेस में गई हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में, उनको बताने के लिए, देखिए कोई डरने की बात नहीं है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो आप आए मेरे पास। ये बड़ा ही ज़रूरी है कि हम अवेयरनेस करें, हम लोगों को बताएं कि हमारे माशरे में आज भी इंसाफ मुहैया किया जा रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। पंजाब की ख़वातीन बड़ी खुशकिस्मत हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनके लिए अवेलेबल है, और KPK और बलूचिस्तान की ख़वातीन के लिए मैं थोड़ा दुखी हूँ, क्योंकि वहाँ पर दोनों हुकूमतों ने अभी तक इसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं की है। अब बात करते हैं कुछ और संगीन नौयत की। हमारे माशरे में, हमारी ज़िंदगियों में कुछ रिश्ते जो होते हैं वो बहुत ही ख़ास होते हैं, बल्कि मुक़द्दस होते हैं, मगर कभी कभार इन रिश्तों से इंसान को ऐसा धोखा मिलता है तो आपको घिन आने लगती है। ऐसी ही कहानी है
मेरी अगली एक साथी की जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुलाकात करवाता हूँ। एनी प्लीज़ आप जरा आइए स्टेज पर। एनी, आपको इस बात पर मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत ही बहादुरी का सबूत आप दे रही हैं। आप आज हमारे साथ यहाँ पर बैठी। सबसे पहले तो एनी हमें ये बताइए कि आपके साथ क्या बीती। हमारे एक करीबी रिश्तेदार थे जो क्या कहते हैं, जब मैं छोटी थी तब ज़्यादा उनका हमसे मिलना जुलना नहीं था। काफ़ी करीब के रिश्तेदार थे लेकिन फिर भी मतलब उनका कोई ज़्यादा आना जाना नहीं था। कभी कभार जैसे ईद के ईद टाइप मिलने वाले लोग थे। एंड जब मैं तकरीबन 17-18 साल की थी तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आना शुरू कर दिया। वैसे मेरी वालदा काफ़ी सख्त रही थी इस चीज़ में हमेशा, कि जब से मैं छोटी थी हमारे घर में रूल था कि चाहे कोई भी आए जाए, अगर अम्मी घर पे नहीं हैं तो दरवाज़ा नहीं खोलना, मतलब सिवाय अब्बू के लिए या बहन भाई के लिए किसी के लिए दरवाज़ा ही नहीं खोलना। तो उन साहब के लिए जो है ये रूल भी रिलैक्स हो गया था। मतलब उन्होंने इतना अम्मी का भरोसा जो है ना कर लिया था। जब वो आने लगे ज़्यादा तो कमेंट करते थे ऐसे कि अच्छी लग रही हो, और जो है ना मतलब सर पे हाथ वाथ फेरते थे। तो देन ही स्टार्टेड हगिंग अस ऑल्सो। तो मतलब थोड़ा बढ़ते गए ना जैसे। लेकिन हमेशा हम यही सोचते कि वो बड़े हैं, इतने बुज़ुर्ग हैं, काफ़ी बड़ी उम्र के, तो क्या कहते हैं, हम कभी इतना नोटिस नहीं लेते थे। हमेशा हम ये नहीं सोचते थे कि इनकी कोई बुरे इंटेंशंस हैं। फिर एक दिन अम्मी ने मुझे बोला कि वो आएंगे रात को, और जो है ना खाना मैंने रेडी कर दिया, तुम सर्व कर देना। तो अम्मी चली गई। फिर वो आए, जब उनको मैंने खाना वाना दिया तो खाना खाने के बाद जो है ना उन्होंने मुझे कहा कि मतलब वो टीवी लाने चले गए। उन्होंने बोला कि इधर बैठो मेरे पास। तो मैं समझी कोई नॉर्मल सी बात होगी, टीवी देख रहे हैं। जब मैं बैठी उनके बराबर तो उन्होंने एकदम मुझे पकड़ लिया, और जो कोई मतलब क्या कहते हैं बिल्कुल क्या कहते एक्सपेक्टेशन नहीं होती आपकी किसी बुजुर्ग आदमी से, उन्होंने ऐसी हरकत की। तो मुझे एक तो डर बहुत लगा, और ऐसा इतनी ज़ोर से उन्होंने मुझे कस के पकड़ा था कि मुझे लगा कि अगर मैं अभी नहीं गई हूँ तो बस मेरा रेप हो जाएगा आज। तो मैंने उनको धक्का दिया है और मैं उनके हाथ से निकल के और मैं कमरे में जाके मैंने बस लॉक कर लिया दरवाज़ा। तो मतलब मैं सिर्फ बैठ के दुआएं कर रही थी रो रो के कि अब बस अब अम्मी घर आ जाएं। आपने अपनी वालदा को बताया क्या हुआ? फ़ौरन तो नहीं बताया मैंने, क्योंकि मैंने आपसे जैसे कहा कि वो अम्मी को बहुत ट्रस्ट करती थी। तो उस वक्त तो मैंने उनको नहीं बताया, लेकिन कुछ सालों बाद मैंने बताया अम्मी को, और फिर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम था। जब इतने सालों के बाद आपने अपनी वालदा को ये बताया तो आपकी वालदा ने तब क्या कहा? तब उन्होंने कहा कि तुम उनको फ़ोन करो और डायरेक्ट बोल दो कि आप यहाँ कभी नहीं आएंगे। वो फ़ौरन मान गई थी, और उनको फ़ौरन मतलब जो उन्होंने मेरा बिहेवियर चेंज वेंज जो भी नोटिस हमेशा किया था, तो वो फ़ौरन समझ गई कि ये इसलिए था। तो उन्होंने मतलब फ़ौरन उन्होंने सपोर्ट किया मुझे, फुल सपोर्ट किया उन्होंने। जी बिल्कुल। आपने कोई कानूनी कार्रवाई के बारे में कभी नहीं सोचा? आपकी वालदा ने कभी किसी कानूनी कार्रवाई के बारे में नहीं सोचा? जस्टिस इज़ द लास्ट थिंग एक्चुअली एनीबडी थिंक्स ऑफ इन द रियल स्टेट ऑफ अफेयर्स हियर। हम लोग कौन सोचता है कि जो है ना हम कंप्लेन कर देंगे, और पुलिस स्टेशन तो वैसे ही कोई नहीं जाना चाहता। आपको इस सारे ट्रॉमे में से गुजरने के बाद इसको भूलने में वक्त लगा? देखिए, ये भूलने की चीज़ तो नहीं होती। एक इंसान से इफ़ेक्ट नहीं होते, आप पूरे सोसाइटी पे इफेक्ट के आपका नज़रिया चेंज हो जाता है। मतलब आई पर्सनली आई कैन नॉट ट्रस्ट मैन एनी मोर, आई कैन नॉट। तो उससे मेरा एक बहुत कॉशियस एटीट्यूड है। लेकिन भूलने की बात नहीं है, डील करने की बात होती है कि आप जो है ना उससे कैसे उसको मैनेज करें, उसको अपने पे हावी ना होने दें। मैं कोई जुर्म एहसास जुर्म नहीं फील करती उसके लिए, तो भूलना तो नहीं होता। यानी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी इस कहानी से बहुत सी और ख़वातीन जो हैं वो इंस्पायर होंगी। मेरी नज़र में यूर हीरो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे 5 ऐसी बच्चियों से कि जिनके साथ जो जुल्म होना था वो तो हुआ ही हुआ, मगर मुआशरे ने उनके साथ और क्या मजालिम किए, देखेंगे इस वक्फे के बाद। ब्रेक से वापसी पे आप सबको एक बार फिर आगाज़ सफ़र में खुशामदीद कहते हैं। आगे चलने से पहले नज़र डालते हैं कुछ फैक्ट्स के ऊपर। बांग्लादेश में जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेप करने की सज़ा दी जाए तो 3 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और जुर्माना भी होता है।
मलेशिया में 5 साल से 20 साल तक की सज़ा जो है वो मिलती है, साथ में कोड़े भी पड़ते हैं। पाकिस्तान में 10 साल से 25 साल तक की सज़ा और सज़ाए मौत भी दी जा सकती है, और गैंग रेप में सीधा सीधा उम्र कैद और सज़ाए मौत। अब देखते हैं कि हर 1 करोड़ लोगों में कितने रिपोर्टेड रेप केसेस हैं। इंडोनेशिया में 1 करोड़ में से 3, पाकिस्तान में 1 करोड़ में से 46, बांग्लादेश में 1 करोड़ में से 52, अफगानिस्तान में 1 करोड़ में से 54 और भारत में हर 1 करोड़ में से 201। पाकिस्तान में सिर्फ 46, हर करोड़ में सिर्फ 46 केसेस रिपोर्ट होते हैं। ये शरह इतनी कम क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान में फैमिली भी इस बात के लिए राज़ी नहीं होती कि रिपोर्ट किया जाए, और अगर कोई बहादुर खातून रिपोर्ट करती है तो उसे जस्टिस नहीं मिलता, क्योंकि हमारे प्रोसीजर इतने डिफ़िकल्ट हैं कि वो जस्टिस मिल ही नहीं पाता, वो मज़ीद जलील होती है। प्रोसीजर, फैमिली सपोर्ट का ना करना, इधर कोई इवन ये कि जब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं तो FIR लिखने के लिए सबसे पहले तो पुलिस वाले कहते हैं भाई आप कैसे ही, ये आप लोग कौन भाई बंद हैं जो इस खातून का साथ दे रहे हैं, या उस खातून से कहते हैं कि इस बात को दबा दें। तो जो आपकी जो रवैये हैं हमारे, वो यही है कि भाई ऐसा कुछ तो होता रहता है, बस अब हो गया तो इसको और ख़राबी ना डालो, इसको फैलाओ नहीं, बात की शोहरत ना दो। बहुत अच्छी बात की। आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर मैंने जजेस के सामने अपने ये रखा कि मैं इस बच्ची की मैं कंप्लेन लेकर आई हूँ, तो वो इस चीज़ को सुनने को तैयार नहीं होता। अच्छा ठीक है, इसका कुछ अपना फॉल्ट होगा, या अगर मेरे और कुलीग साथी। एक मिनट रुकिएगा, आपने कहा कि जजेस सुनने से इनकार कर देते हैं और ये कहते हैं कि इस लड़की का या इस बच्ची का कसूर होगा कोई? कुछ इस तरह के मेल डोमिनेट हमारी जो सोसाइटी है उसमें इस तरह से हो जाता है। कुछ हमारे अपने ही लॉयर साथी होते हैं जो कि कहते हैं कि इंसेस्ट के, सपोज इंसेस्ट के केसेस है, मैंने कुछ डील किए हैं, तो कहते हैं ये तो होता ही नहीं है। मैडम आप किस माशरे में रही हैं, इंसेस्ट के केसेस तो होते ही नहीं है, आप क्यों इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं? फिर जब वो केस प्रोसीड हुए, उनकी एविडेंस चली, बच्ची ने ख़ुद कहा, तो तब जाके उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ शायद हो सकते, उस पर भी था कि शायद हो सकता है ये चीज़ है। इसके साथ साथ एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात और भी है, और वो है हमारे थानों में रेप किट का मौजूद ना होना। जो अफसर तैनात होते हैं उनकी इस हवाले से प्रॉपर ट्रेनिंग ना होना, उनको पता ही नहीं होता। अगर कोई थाने तक पहुंच जाए अपनी शिकायत लेके, तो पुलिस वालों को समझ में ही नहीं आती कि किस तरह हैंडल करना है। ये वजूहात हैं जिसकी वजह से ये शरह इतनी कम है। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि हम आपको कहानी सुनाएंगे उन 5 लड़कियों की जिनके साथ जुल्म तो हुआ ही हुआ, मगर उससे भी बड़ा जुल्म इस मुआशरे ने उनके साथ किया जब मुआशरे ने उन्हीं को गुनहगार ठहराया। शेखुपुरा के एक गांव में एक खानदान के सारे अफराद खेतों में काम करने आए हुए थे। इन खानदान के लोगों में 13 से 18 साल की उम्र की 5 लड़कियां भी थीं। हम खेत काट कर आए। जब हम खेत काट कर डेरे पे आराम कर रहे थे तो वो आदमी घुस आए। 11:30 ये 8 अफराद असलहे से लैस थे। इन्होंने डेरे पर हमला किया और वहाँ पर मौजूद उन 5 लड़कियों को अगवा करके उनके साथ जिनसी ज्यादती की। उन्होंने हमें लाते मारी और मार मार के अपने साथ ले गए। जब वो हमें लेकर जा रहे थे, हम चिल्ला रहे थे कि हमें छोड़ दो। हमने कहा तुम्हें तुम्हारी बहनों का वास्ता है, हमें छोड़ दो, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। कहने लगे हमारी बहनें मर गई हैं और अगर तुम लोगों ने शोर मचाया तो तुम्हें भी गोली मार देंगे। पुलिस ने वाक़ये की तफ्तीश की, अदालत में केस शुरू हुआ और उन 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सोच हमें हिम्मत देती है कि हम उन्हें पकड़वा के रहेंगे। इन्होंने हमारे साथ ज़बरदस्ती की है, जिसकी सज़ा हम उन्हें दिलाएंगे और फांसी तक पहुंचाएंगे।
डर लगता है बहुत। उन्होंने हमारे साथ बहुत जुल्म किया। काफिर हैं ये लोग जिन्होंने हम पे इतना बड़ा जुल्म किया। पुलिस ने कार्रवाई भी की, उन 8 अफराद को गिरफ्तार भी किया, केस अदालत में भी पहुंचा, मगर 25 लाख रुपए देकर इन 5 बच्चियों का फैसला हो गया। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। 8 अफराद जिनको पुलिस ने अरेस्ट भी किया था, वो आज आज़ाद हैं और कीमत 5 लाख रुपए फी लड़की है। मुआशरे ने ये इंसाफ दिया। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद लेक्चरर हैं मीडिया स्टडीज के, और हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। जनाब उस्मान शाहिद। उस्मान, ये बताएं कि हमारे माशरे में मर्दों के लिए इस किस्म की हरकतें कर जाना, इस किस्म का जुल्म कर जाना ख़वातीन के साथ, ये इतना आसान क्यों है और मर्द ऐसा करते क्यों हैं? मर्द का एक उसका माचो होना, उसका ये समझना कि मैं बड़ा ज़बरदस्त हूँ और मैं जो है वो मेरे लिए तो सोसाइटी को चुटकी पे है ना, औरत को तो मसला ही कोई नहीं है, और इररेलेवेंट करना औरत को। सिर्फ सोशली उसको नहीं कर रहे, उसको हर लिहाज से, इकनॉमिकली, उसे साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फिज़िकली, हर चीज़ पे उसको आपने ये साबित किया है कि तुम हमसे कमतर हो, इसलिए तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो हमने सोच लिया है या जिसका हमने फ़ैसला कर लिया है। इस मुआशरे को तबाह करने में रियासत के अलावा अगर किसी चीज़ का हाथ है तो वो इस मुआशरे का फैमिली सिस्टम है, और उसको ये साबित कर दे कि हम तुम्हारे गार्डियन हैं और हमने आप बताना है कि हमने आपकी हिफाजत किस तरह करनी है और आपको क्या इकदाम करने पड़ेंगे कि जिस तरह से आप हमारे माथे का कलंक ना बने। औरत कहीं भी रेलिवेंट नहीं है। ऑनर किलिंग होती है तो उसमें भी औरत ही बदले में इंसाफ भी क्या मिल रहा है कि दूसरी औरत के साथ ज्यादती कर दो। ये बुनियादी चीज़ें, ये बुनियादी फॉल्ट हैं जो हमें फैमिली सिस्टम से ही डिस्करेज करना शुरू होते हैं और फिर आगे सोसाइटी में जैसे जैसे ये चीज़ें जाती रहती हैं वो ख़राब होता रहता है। आपको यूँ लगता है कि सेक्सुअल हरासमेंट को हमारे मुआशरे में बुरा नहीं समझा जाता? ख़ास तौर पे ये वाला कि किसी ने किसी को SMS भेज दिया, किसी ने कोई जुमला कस दिया बाहर रोड के ऊपर, इसकी एक्सेप्टेंस हो गई है क्या? एक्सेप्टेंस मजबूरी का नाम शुक्रिया वाली बात है। ये बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम है, पहली चीज़। अब वो बर्दाश्त क्यों करती है, जो मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया कि अगर उसके साथ ये चीज़ हो जाती है तो उसको किसकी सपोर्ट है जिसकी बेस पे वो जाके बर्दाश्त करेगी? वो अपने बाप को बताएगी, वो अपनी माँ को बताएगी। जिसने एनी ने बताया कि कुछ साल बाद इन्होंने ये बताया कि इनके एक करीबी बुजुर्ग रिश्तेदार ने ये हरकत की। मतलब एनी को एक उस कंडीशन में आने के लिए, उस मौके, उस माहौल में आने के लिए कि अपनी माँ के साथ जिन्होंने इनको पैदा किया और जो अब तक इनके साथ हैं उनको बताने के लिए इतनी मुश्किल पेश आ रही है, तो सोसाइटी में आप कहाँ बताएंगे? आपने ये रिसेंटली 2 साल में ड्रामे देखे होंगे। इन ड्रामों में औरत को 2 तरह से दिखाया गया, या वो बेचारी है या वो साजिशी है। औरत आम औरत है ही नहीं, ठीक है? या वो बेचारी है, उसके ऊपर जुल्म हो रहे हैं और वो आंसू, मतलब पहली किस्त से लेकर 13वीं 14वीं किस्त तक हम सफ़र की खिरत रोती रही है, उसके आंसू रुके ही नहीं। बजाय इसके कि हम इस तरफ आएँ कि हम हसीना मोइन की शजोरी को रिवाइव करें, हम एक बेचारी पिसी हुई या चालाक और शातिर खातून, साजिशी खातून को प्रमोट कर रहे हैं कि ये औरत के 2 रोल हैं जो इस सोसाइटी में हैं और इसी पे वो चलेगी। अच्छा उस्मान, ये बताएं कि पाकिस्तान में मर्दों के लिए ये क्यों ज़रूरी है कि वो ख़वातीन की पार्टिसिपेशन को माशरे के अंदर हकीकी बनाए? मर्द ने अपनी सिर्फ एक मेल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, उसकी तस्कीन के लिए अपने ऊपर इतने बोझ डालनी है कि सोसाइटी इकोनॉमिकली कोलैप्स कर गई है। एक सोल ब्रेड विनर एक घर को चला रहा है 8 बंदों के 6 बंदों के कुंबे को, सिर्फ इस वजह से कि उसकी बहन या उसकी बीवी या उसकी बेटी बाहर निकलेगी तो कोई देख लेगा। इस वजह से इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा वो क्रश हो चुका है कि वो खुद, उसको ये चाहिए कि जब तक औरत मैदान में नहीं आएगी उसका ख़ानदान तो, वो मतलब मुल्क चलना तो बहुत दूर की बात है, उसका ख़ानदान ही नहीं चलेगा। मर्द
को अपनी औरत को सपोर्ट करना चाहिए कि वो इकोनॉमिक प्रोसेस में वो सारी चीज़ों में हिस्सा लें। दूसरी चीज़, औरत की ये जिम्मेदारी है कि वो मर्द को इनकरेज करे कि तुम्हारी मेल ईगो को कोई ऐसा धचका नहीं पहुंचेगा मेरे बाहर जाने से, और ना ही वो ये समझे कि औरत अगर बाहर निकल गई तो वो चूँकि बायोलॉजिकली कमज़ोर है तो वो अपने आप को बचाने के लिए किसी ना किसी फिजिकल या सेक्शुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएगी। ऐसा कतई नहीं होगा। अगर इस सोसाइटी को हमने बदलना है, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में आए, तो ये सिर्फ और सिर्फ औरत करेगी, इस सोसाइटी का मर्द नहीं कर सकेगा। उस्मान शाहिद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू उस्मान। दोस्तों, हमारे साथ एक और हमारी ख़ास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। इन्होंने बहुत काम किया है ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले सेक्शुअल हैरेसमेंट के जराइम के हवाले से, कानून में तरमीम का, कानून साजी का और कानून पे अमल दरामद करने के हवाले से। आप सब खुशामदीद कहें मलिया हुसैन साहिबा को। मैडम प्लीज़। सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो काम आप लोग करते हैं, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है आपके लिए? 2 कवानीन पास हुए थे, उनमें से एक कानून जो है वो काम करने की जगहों के लिए है। उसके तहत ऑर्गेनाइजेशंस को एक मेकनिज़म इंस्टीट्यूशनलाइज करना होता है। जब हम लॉ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस को लॉ से कंप्लाई करना होता है। कानून कहता है कि आप 3 लोगों की कमेटी बनाएं जिसमें कम से कम एक औरत हो। फिर उन्होंने अपने सारे स्टाफ को एजुकेट करना है कि इस मसले के लिए यह कानून बना, ये लोग हमारी कमेटी में हैं। अगर आप में से कोई भी सेक्सुअली हरास होता है, मर्द या औरत या ख्वाजा सरा भी, तो आप इस कमेटी के किसी एक मेंबर को बताएंगे। कानून की एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपने इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के टेक्स्ट को अपने दफ्तर में कहीं डिस्प्ले करना है। मुश्किलात तब होती हैं जब मैनेजमेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ख़ुद इस किस्म की हरकतों में इन्वॉल्व होते हैं। वो नहीं चाहते कि इस किस्म का कानून हमारे यहाँ भी उससे लागू हो, क्योंकि फिर वो ख़ुद पकड़े जाएंगे उसमें। तो वहाँ पर थोड़ा सा मसला आ जाता है। उस कमेटी पे हरासा करने वाला ख़ुद भी मौजूद है, तो फिर मेरे साथ या उस खातून के साथ क्या होगा? अगर इंक्वायरी कमेटी मेंबर्स में से किसी एक के ख़िलाफ़ शिकायत होती है तो फिर जो कंप्लेनेंट है वो लिख के भी मैनेजमेंट को दे सकता है कि आपकी कमेटी मेंबर्स में से एक के ख़िलाफ़ मेरी शिकायत है, इसलिए आप इस इंक्वायरी के लिए इस कमेटी मेंबर को रिप्लेस कर दें। अगर किसी दफ्तर में अभी तक कंप्लायंस नहीं हुई, वहाँ पर ये कमेटी नहीं बनी, तो उनको क्या करना होगा? अभी ये कानून जो है ये हर ऑर्गेनाइजेशन के हर एम्प्लॉई को ये अथॉरिटी देता है कि अगर उनकी मैनेजमेंट ने कंप्लाई नहीं किया तो वो उन्हें कोर्ट ले जा सकते हैं, और अगर वो वहाँ ये प्रूव कर देते हैं कि हमारी मैनेजमेंट ने अभी तक इस कानून से कंप्लाई नहीं किया, तो कोर्ट उस ऑर्गेनाइजेशन को फ़ाइन कर सकती है। और फ़ाइन जो है उसका अमाउंट 25,000 से लेके 1 लाख तक है। तो अगर कोई भी ऐसा इंसान जो कहे कि मैं काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में और वहाँ पे कोई कमेटी नहीं बनी या कंप्लायंस नहीं हुई, तो वो अपनी मैनेजमेंट से जाके बात कर सकते हैं। हो सकता है उन्हें अभी तक पता ही नहीं कि ये कानून बन चुका है, और अगर इसलिए नहीं कंप्लाई किया तो कि वो ये नहीं चाहते कि हम में से कोई पकड़ा जाए, तो फिर वो उन लोगों को हिम्मत करनी है। एक इंसान को अगर नौकरी जाने का डर हो तो 2, 4, 6 मिल के शिकायत कर सकते हैं कोर्ट में कि जी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे कंप्लायंस नहीं है। और पूरे मुल्क में किसी जगह पर भी अगर वो जिनसी तौर पे हरासा किया जाए या सेक्सुअली हरास हो तो वो 509 के तहत रिपोर्ट कर सकता है जाकर पुलिस स्टेशन में। एब्सोल्युटली, पुलिस में या डायरेक्टली कोर्ट में भी जा सकते हैं। मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के पास ये केसेस जाते हैं, और इसमें पब्लिक प्लेसेस भी आ जाती हैं, प्राइवेट प्लेसेस भी आ जाती हैं। पाकिस्तान में कितने इदारे हैं जहाँ पर ये कमेटियाँ मौजूद हैं? इस कानून की जो वर्क प्लेसेस वाला है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो रही है। शुरू में जब कानून बना तो प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पे एक नेशनल इम्प्लीमेंटेशन वॉच कमेटी बनी थी, और उन्होंने स्ट्रैटेजाइज ऐसे किया कि रेगुलेटरी बॉडीज़ के थ्रू काम शुरू किया। जैसे स्टेट बैंक को कहा कि आप ये ज़िम्मेदारी ले लें कि पूरे मुल्क में जितने भी बैंक्स हैं वहाँ पर लॉ से कंप्लायंस आपने करवानी है। उन्होंने डायरेक्टिव निकाला, सब बैंक्स को भेजा, और उन्होंने कहा कि हम तमाम बैंक्स को 1 साल देंगे कंप्लायंस के लिए, उसके बाद हम इसे अपने ऑडिट में शामिल कर लेंगे।
और हम जाके चेक करेंगे कि इन्होंने इस पॉलिसी को या जो कानून ने दी अपनाया या नहीं अपनाया। तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छे से हो रहा है। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल का दे सकती हूँ कि वहाँ पर जो मुल्क की बड़ी बड़ी शायद 40 कंपनियाँ जो हैं वो उसकी मेंबर हैं, वहाँ पर 100% कंप्लायंस हो गई है। आगाज़ सफ़र के इस प्लेटफॉर्म से आप देखने वाले तमाम मर्द हजरात को क्या पैगाम देंगी? अगर मैं दोनों को पैगाम देना चाहूँ, ज़रूर दीजिए, दोनों को दीजिए। ओके, मेरा पैगाम ये होगा कि अगर कोई मर्द या औरत आवाज़ उठाए तो हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना, हमें उनके साथ खड़े होना है, क्योंकि ये बेहद तकलीफ़ अमल होता है इस किस्म के एक्सपीरियंसेस से गुज़रना, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। और जब कोई आवाज़ उठाता है और बाकी के लोग ख़ास तौर से काम की जगह पे जब उसे अकेला छोड़ देते हैं तो उनके लिए ये मसला जो है उसे रिपोर्ट करना और केस की प्रोसीडिंग से गुज़रना हद से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। औरतें फिर भी बोल लेती हैं, मर्द बिल्कुल नहीं बोलते। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे यहाँ मर्दों के साथ भी होता है। सेम जेंडर हरासमेंट हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है और मर्दों को क्योंकि सोसाइटी ने इतना ऊंचा बना के रखा है कि तो बहादुर भी हैं और अपने घर के मुहासिब भी हैं और प्रोवाइडर्स भी हैं कि वो बेचारे तो बोल ही नहीं पाते कि हमारे साथ ये ज़्यादती हो गई, ऊंचा सांस भी नहीं ले सकते। इंसाफ लेने के लिए हमारी हुकूमत ने कानून बना दिए। अगर हम सब मिल के इस काम को जारी रखेंगे तो कोई वजह नहीं है कि हमारा माहौल साफ़ नहीं हो, हमारे लिए भी, हमारी अगली नस्ल के लिए भी। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम पे आने का। दोस्तों, इस मौके पे लेंगे एक ब्रेक, मगर वक्फे से वापसी पर बात करेंगे कि आप और हम इस सफ़र में अपने अगले कदम कैसे उठाएं ताकि बेहतरी आए। ब्रेक के बाद ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा कि वापसी पे हम बात करेंगे कि हम इस मसले का हल किस तरह कर सकते हैं या इन मसाइल को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से एक बात तो वाज़ेह है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हमारे माशरे में एक खामोश कैंसर की तरह है। कवानीन तो मौजूद हैं, मगर कानून इस्तेमाल तो तब होता है जब जुर्म हो जाए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जुर्म हो ही ना। हमें ये पता चला आज के प्रोग्राम में कि कानून मौजूद है जो कहता है कि हर इदारे में 3 रुकनी कमेटी होनी जरूरी है। इस कानून को नाफिज करना है। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे फखरे आलम को इजाजत दीजिए। शब बखैर। अपने दफ्तर की इंतजामिया पर जोर डालिए कि वो आपके इदारे में 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट को तश्कील दें। याद रहे कि ऐसा करना हर इदारे की कानूनी जिम्मेदारी है। हर इंक्वायरी कमेटी में कम से कम एक खातून की शमूलियत होनी जरूरी है। इसके अलावा सीनियर मैनेजमेंट और मुलाजमीन की तरफ से भी एक नुमाइंदे की मौजूदगी होनी जरूरी है। सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्वायरी कमेटी तश्कील करने के तरीके के बारे में मजीद मालूमात हासिल करें हमारी वेबसाइट www.aaj.tv/AES पर। अगर आप सिंध या पंजाब के रिहायशी हैं और आपके काम की जगह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रही है तो आप अपने सूबे के मुहतसिब के पास शिकायत लेकर जा सकते हैं। पंजाब के लिए डॉक्टर मीरा फैलेबूस, मुहतसिब पंजाब, और सिंध के लिए पीर अली शाह, मुहतसिब सिंध, 7th फ्लोर, सेक्रेटेरिएट नंबर 1, सिंध सेक्रेटेरिएट सदर, कराची। कोई मुश्किल नहीं जो तेरा साथ हो, कोई मुश्किल नहीं जो तेरा साथ हो। ऐ मेरे हमवतन, ऐ मेरी गुलज़मी, कोई मुश्किल नहीं। करो आगाज़ फिर से सफ़र